नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा मीना, प्रवक्ता पद पर शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू चूरू में कार्यरत हूँ। जैसा कि गत वीडियो में हमने मानव भूगोल के प्रथम अध्याय मानव भूगोल एवं विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, उसके मुख्य बिंदुओं को हमने आपको समझाया था। आज हम अब उसी से संबंधित यानी प्रथम अध्याय के प्रश्न उत्तर लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम अपनी प्रथम अध्याय के जो पाठ्य पुस्तक है, सबसे पहले हम उसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये प्रथम प्रश्न के रूप में है और ये बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वैकल्पिक प्रश्नों के रूप में आता है। जैसा पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? भूगोल का वर्णन नहीं करता, है ना। जैसे भूगोल है तो भूगोल विषय, तो उसके बारे में पहला है इसका ऑप्शन समकलनात्मक अनुशासन। दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। तीसरा है द्वैतता पर आश्रित और चौथा है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा? चौथा होगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी के द्वारा जो भी परिवर्तन समय के साथ मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है और प्रकृति, इन दोनों का अध्ययन प्रौद्योगिकी के कारण निरंतर चलता रहा है। हम प्रौद्योगिकी को छोड़ नहीं सकते हैं, अतः जैसे जैसे विकास होता गया ये अध्ययन का विषय रहा है। तो ये इसमें चौथा ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना, भौगोलिक देखिए जो नेचर से संबंधित है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने अपने अध्याय में पढ़ा था कि किससे हमें सूचना प्राप्त हो सकती है, तो यात्रियों के विवरण से हमें सूचना प्राप्त होती है। यात्रियों ने प्राचीन समय से लेके जो भी यात्राएं की उनका विवरण प्रस्तुत किया, जिससे हमें आज तक सूचनाएं, हम उनके आधार पर ये आगे अध्ययन करते हैं, अतः ये नहीं हो सकता। दूसरा, प्राचीन मानचित्र, ये भी होगा सूचना का स्रोत, क्योंकि उन्हीं पे हमारे अध्ययन आधारित है भूगोल के। तीसरा है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और चौथा है प्राचीन महाकाव्य। तो प्राचीन महाकाव्य, हमारे जितने भी महाकाव्य हैं, हमारी जो प्राचीन रचनाएं हैं, वो हमारी जानकारी या फिर हमारी सूचनाओं के प्रमुख स्रोत हैं। अतः इसमें तीसरा ऑप्शन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये नहीं होगा, क्योंकि ये सही ऑप्शन नहीं है। आगे हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनोन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? अनोन्य क्रिया यानी मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का जो क्रियाओं का जो अध्ययन होता है उसके बारे में है बच्चों। तो देखिए, इसमें मानव की बुद्धिमत्ता, ये महत्वपूर्ण कारक हमारा नहीं है। दूसरा है प्रौद्योगिकी, ये इसका सही उत्तर होगा। समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया, मानव के क्रियाकलापों में भी परिवर्तन आया और इसके कारण निरंतर हमें मानव के क्रियाकलाप, चूंकि प्रकृति और मानव एक दूसरे से संबंधित है, अतः इसका अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो ये इसका उत्तर होगा। इसमें और ऑप्शन भी, जैसे लोगों के अनुभव और मानवीय भाईचारा, ये नहीं होगा। खैर इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, आगे चले हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? देखिए, अध्याय पढ़ाते वक्त आपको हमने उपागम से अवगत कराया था। उपागम तो आपको एकदम क्लियर ही होना चाहिए ये, लेकिन फिर भी चलो। पहला है क क्षेत्रीय विभिन्नताएं,
ये उपागम में है। जब आप देखेंगे अपने पाठ्य पुस्तक में तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ग स्थानिक संगठन, ये भी उपागम है। तीसरा अन्वेषण और वर्णन, ये तो देखो पहला उपागम के अंतर्गत ही आता है, तो ये भी उपागम है। जो नहीं है वो है मात्रात्मक क्रांति, तो ये इसका उत्तर है। इस प्रकार ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारे। अब आगे हम जब चलते हैं तो हम देखते हैं मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल ये परिभाषा है, तो इसको आपको बेटा ध्यान में भी रखनी है और समझनी भी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। 1 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए इनका आप ध्यान रखिए। उत्तर के रूप में हम देखिए बताते हैं, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौतिक एवं प्राकृतिक व मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। यानी मानव भूगोल में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? बहुत आसान सी बात है। सर्वप्रथम पहली पंक्ति में आप देखें, जिसमें भौतिक, जैसे हम प्राकृतिक भी कहते हैं, यानी भौतिक भी कह सकते हैं, प्राकृतिक भी कह सकते हैं, तो भौतिक व मानवीय जगत के बीच के संबंध, ये तो महत्वपूर्ण है ही, का संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिर मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, स्थानिक वितरण देखिए, स्थान के हिसाब से मानवीय क्रियाएं परिवर्तित होती हैं, इसलिए हमें हर स्थान विशेष की जो मानवीय क्रियाएं हैं उनका अध्ययन वहां की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार करना होता है ना। तो इस तरीके से ये इसका परिभाषा रहेगी। आपको इसका उत्तर देना होगा इस तरीके से। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ सके। आगे हम चलेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो आता है वो है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में भी आता है। नेक्स्ट हम जब आगे पेपर का अवलोकन करेंगे, बोर्ड पेपर्स का जो गत वर्षों में रहे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। उप क्षेत्र ये हमारी किताब में, हमारी पाठ्य पुस्तक में था, हमने जब आपको पढ़ाया उस समय इनको आपको विस्तार से बताया था। तो ये देखिए, मानव भूगोल के क्षेत्र थे सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये क्षेत्र हैं बच्चों। इन क्षेत्रों के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यानी इनको और हम एकदम माइन्यूटली जब हम, यानी बहुत बारीकी से जब हम अध्ययन करते हैं तो वो उप क्षेत्रों में हम उन्हें विभाजित कर देते हैं। तो उनके बारे में है, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत ये व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, ये सब आते हैं। और भी हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फिर इसी तरीके से नगरीय भूगोल है, कोई उप क्षेत्र नहीं है इसका। राजनीतिक भूगोल है, इसके अंतर्गत आपके उप क्षेत्र जो है वो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। फिर है आपका जनसंख्या भूगोल, जिसमें कोई उप क्षेत्र नहीं है, आवास भूगोल में भी नहीं है। आखिरी है हमारा आर्थिक भूगोल, इसके उप क्षेत्र बच्चों आपके सामने देखिए आप, संसाधन भूगोल यानी आर्थिक, जो आर्थिक रूप से है, तो उससे आर्थिक रूप से क्या संबंधित होंगे हमारे, संसाधन भूगोल। कृषि भूगोल यानी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाएं करता है, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल व अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये उप क्षेत्र हैं। और इनके अन्य सामाजिक विज्ञानों से अध्ययन, क्योंकि सभी तत्वों का हम अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं, तो जो सामाजिक विज्ञान में जितनी भी चीजें होती है जो मानव से संबंधित हैं, तो उनका अध्ययन भी मानव भूगोल के अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। अतः इसको सामाजिक विज्ञानों से भी जोड़ा जाता है, जो आपके सामने आपकी स्क्रीन के में प्रस्तुत है। इनको देखिए और समझिए। आगे चलते हुए हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे सामने प्रस्तुत है नेक्स्ट प्रश्न, यानी मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय में बच्चों आपको दो महत्वपूर्ण चीजें हमने बताई थी। पहला था मानव का प्रकृतिकरण व दूसरा था प्रकृति का मानवीयकरण।
इनको हम एक अन्य शब्दों से भी बता सकते हैं, जैसे कि इसमें है मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण, इसका उत्तर रहेगा मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अनोन्य क्रिया करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक है। देखिए, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी प्रत्येक समाज के विकास की सूचक होती है, क्योंकि विकास उसी प्रकार से होता है ना, जितनी अच्छी प्रौद्योगिकी होगी विकास भी उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। आगे, प्राकृतिक पर्यावरण से अनोन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। देखिए, हमने शुरू में अध्याय में हमने पढ़ा था कि मानव प्रकृति को सर्वमान्य मानता था, वह प्रकृति के आदेशों की पालना करता था, मतलब वो उसके अनुसार ही चलता था। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था, यानी प्रौद्योगिकी बहुत निम्न स्तर पे थी, विकास ही नहीं था तो निम्न स्तर पे थी। और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। मानव की जो अवस्था थी, जो स्थिति थी, वो आदिम समाज की थी। तो इसमें प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं। प्राकृतिक मानव यानी एक ऐसा मानव जो अपनी आदिम अवस्था में था, जो जिसे हम जैसे आदि मानव के रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं, यानी पूरी तरीके से प्रकृति से जो हम चीजें उपलब्ध होती थी उसी के अनुसार वो अपना जीवन यापन करता था, जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। देखिए, अब समझ में आया ना आपको कि वो प्रकृति के पूरी तरीके से वो अधीन था। आगे, मानव भूगोल की इस अवधारणा को हम मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं और इसी को बच्चों पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसलिए आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इसको बताया है। इसके आगे अपना प्रश्न आता है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, विषय क्षेत्र यानी मानव भूगोल किन किन अपना जो उसका अध्ययन है वो किन किन क्षेत्रों पे आधारित है उसके बारे में। तो इसमें आप देखिए, ये हम पाठ्य पुस्तक में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा ना बताते हुए इसका मैं आपको संक्षिप्त रूप से देखिए जो चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। मानव भूगोल मानव व उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, यानी मानव और उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद में ये छोटे प्रश्न के रूप में भी बच्चों हो सकता है और बड़े प्रश्न में भी। बड़े प्रश्न में आपको जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरीके से हमें चित्र सहित अगर आप बताएंगे तो हम अच्छे मार्क्स इसके प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो छोटे प्रश्न में आपके सामने जो अंडरलाइन की हुई सामने जो पंक्ति है, इसको आप लिखें और उसके बाद में आप इसको और आगे बढ़ाते हुए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मुख्यतः जनसंख्या संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वातावरण, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, सांस्कृतिक वातावरण तथा कालिक विश्लेषण को शामिल किया जाता है। ये इसके विषय क्षेत्र है। देखिए, ये वही चीज है जो बिंदुवार तरीके से नीचे दी हुई है। इनको हम पंक्ति के रूप में भी लिख सकते हैं अगर छोटे प्रश्न के रूप में आता है, लेकिन मैंने आपको बताया जब हम पेपर पैटर्न को पढ़ रहे थे कि अगर आपके प्रश्न का उत्तर पॉइंट वाइज यानी पॉइंट में अगर आप दिखा सकें तो दिखाएं, क्योंकि उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। तो आप देखिए, वही पॉइंट है जो ऊपर है, जनसंख्या, संसाधन, जनता व उसकी क्षमता है। दूसरा पॉइंट प्राकृतिक संसाधन अथवा प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। तीसरा सांस्कृतिक वातावरण, यानी प्रत्येक प्रदेश का सांस्कृतिक वातावरण होता है। चौथा कालिक अनुक्रम, यानी समय के साथ जो मानवीय व्यवहारों में जो परिवर्तन हुआ उनके अध्ययन से हम बात कर रहे हैं बच्चों। पांचवा नियोजन और प्रादेशिक संगठन। तो ये इस तरीके से पॉइंट है जिसको हम बताते हैं। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर
थे। यहाँ तक आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। तो आपको इसे अपने गृह कार्य के रूप में करना है। आगे इसी में बढ़ते हुए बच्चों थोड़ा सा आपको और हम समझा दें, क्योंकि प्रत्येक पाठ के साथ में हम आपको ये चीजें जरूर बताएंगे कि उसके जो प्रश्न उत्तर है उसके अतिरिक्त प्रश्न उत्तर कौन कौन से हो सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे कि अब आपको एक उदाहरण के रूप में हम दिखाते हैं। पेपर पिछले कुछ वर्षों में इस पाठ से संबंधित जो बोर्ड में जो प्रश्न बने उन पे हम एक बार नजर डाल लेते हैं, ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2016 का प्रश्न पत्र में आया हुआ ये प्रश्न है। देखिए, इसको हम पढ़ते हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और कार्यशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करते हैं। बहुत आसान सी परिभाषा है। इस मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित करने वाले भूगोलवेता का नाम हमें यहाँ पे बताना है। तो पाठ्य पुस्तक में पढ़ाते हुए देखो, परिवर्तनशील है तो हमें आपको शायद मालूम लग गया होगा कि क्रियाशील मानव और परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किस भूगोलवेता ने दिया था? ये दिया था अमेरिकी भूगोलवेता एलन सी सैम्पल ने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। ये परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, इसी पेपर का एक दूसरा प्रश्न है। मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। ये महत्वपूर्ण है बेटा, इसलिए आपको समझना होगा इनको। मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौतिक अथवा प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंधों, मानवीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये 1 नंबर के प्रश्नों में आता है और छोटे रूप में हमें इनका उत्तर देना होता है, इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप समझ जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। फिर आगे हम प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसी प्रश्न पत्र का है। भूगोल में नवनिश्चयवाद नामक नई संकल्पना को किस भूगोलवेता ने प्रस्तुत किया? हमने 3 संकल्पनाएं इस पाठ में हमने पढ़ा था प्रथम अध्याय में। पहला संभववाद, दूसरा पहला निश्चयवाद था पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरा संभववाद, व तीसरा जो इन दोनों के मध्य मार्ग था नवनिश्चयवाद। तो इसको किसने दिया था? क्लियर होगा आपको। नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद या रुको और जाओ संकल्पना या रुको और जाओ निश्चयवाद ग्रिफ्थ टेलर ने प्रस्तुत किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। 3 शब्दों में हम 3 शब्द हैं, तीनों अलग अलग है लेकिन मायना एक ही है। जैसे नवनिश्चयवाद या फिर नवनियतिवाद या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद, ये एक ही चीजें हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रिफ्थ टेलर इसका उत्तर रहेगा क्योंकि वो इस संकल्पना के प्रवर्तक थे। अब देखिए, आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न पत्र है 2017 का बोर्ड पेपर। इसमें से हमने प्रश्न निकाले हैं इस अध्याय से संबंधित। जैसे कि देखिए, आर्थिक भूगोल के किन्हीं 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। आर्थिक भूगोल तो हमने पढ़े थे इनके क्षेत्र, तो उसमें आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से थे? देखो, मानवीय क्रियाएं किससे संबंधित हो सकती हैं? तो सीधी सी बात है, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल और विपणन भूगोल। इसके अलावा भी इसमें बिंदु थे, शायद आपको ध्यान में होंगे, तो ये चीजें ध्यान में रखिए। कई बार स्पेसिफिक भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये इस तरीके से आपको प्रत्येक उप क्षेत्रों को इनका आपको ध्यान रखना है। तो भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। जब हमने प्रथम अध्याय को शुरू किया था तब एकदम स्पष्ट इसको हमने कहा था, 2 शाखाएं, यानी भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। ये इसका उत्तर है। आगे हम देखते हैं, इसी में पर्यावरणीय नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किस भूगोलवेता किस भूगोलवेता ने किया? यानी भूगोलवेता का हमें नाम बताना है। अब देखिए, नवनिश्चयवाद है तो इससे पहले भी हमने 2016 में भी इस प्रश्न को देखा और अब देखिए 2017 में भी ये आ गया है वापस से। नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद
या रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना गिफ्ट टेलर ने दी थी। इस तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन विचारधाराओं का उदय हुआ? कोई दो लिखिए। 1970 की बात हो रही है बच्चों, तो उसका उत्तर होगा मानवतावादी व व्यवहारवादी विचारधारा। तो इस तरीके से ये इनके उत्तर हैं। फिर देखिए वही नेक्स्ट ईयर का यानी सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम पेपर 2018 का जब हम देखते हैं तो प्रश्न देखिए, ये पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। पुस्तक किस भूगोलवेता ने लिखी थी? ये इसमें शायद इस प्रथम अध्याय में इसके बारे में बताया नहीं गया है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रख लीजिए क्योंकि इससे संबंधित है ये चीज। तो एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखी थी, ये इसका उत्तर होगा। फिर आगे, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता यानी जो इस समय जो हम मानव भूगोल जो आधुनिक रूप से जिसको हम समझ रहे हैं, जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये थे जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल। इनको आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। वही प्रश्न देखिए आ गया फिर से, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। फिर इसमें आगे चलते हुए सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। सैंपल, अब यहाँ पे बच्चों परिभाषा, जैसे सैंपल, एलन सैंपल ने जो परिभाषा दी थी, देखिए आपसे किसी परिभाषा देकर किसी भूगोलवेता का नाम पूछा जा सकता है या फिर आपको स्पेसिफिक नाम देकर परिभाषा पूछी जा सकती है, दोनों ही रूप में प्रश्न आ सकता है। तो इसमें देखिए एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। ये आपकी एलन सैंपल के द्वारा दी हुई परिभाषा है, हमें ध्यान रखना होगा इनका। सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम पेपर 2019 यानी 2019 का पेपर देखते हैं। इसमें प्रश्न था नवनियतिवाद या जिसे हम कहते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा किस भूगोलवेता ने प्रतिपादित की थी? बार बार देखिए हर साल में ये प्रश्न आपके रिपीट हुआ है। तो देखिए नव निश्चयवाद या नवनियतिवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा गिफ्ट टेलर ने प्रतिपादित की थी। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? ये जो प्रश्न है ये सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर आया था, ये इसका नहीं, क्योंकि पहला ऊपर प्रश्न आ चुका है, तो आप परेशान मत, कंफ्यूज मत होइए। ये सप्लीमेंट्री पेपर में पूछा गया, लेकिन देखिए आया है ये प्रश्न, उसमें भी आया है, तो उत्तर वही होगा। प्रवर्तक थे गिफ्ट टेलर। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को, आप देखिए जब हम देख रहे हैं अपने हर वर्ष के अनुसार, तो प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से प्रश्न आते हैं। अब लास्ट ईयर का ही पेपर हम 2020 का देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया था कि दो अमेरिकी भूगोलवेताओं के नाम लिखिए। तो दो अमेरिकी भूगोलवेता, ये आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों। पहले थे एलन सी सैंपल व दूसरे थे एल्सवर्थ हंटिंगटन। ये दो भूगोलवेताओं के नाम आपको लिखने हैं। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं बताइए। तो भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी आपको, भौतिक भूगोल व मानव भूगोल। रुको और जाओ संकल्पना किसने दी? देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, अब तो याद हो गया होगा, गिफ्ट टेलर ने प्रस्तुत की थी इस संकल्पना को। फिर एक प्रश्न वापस देखिए आप, आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक कौन है? इसे हम चाहे संस्थापक कहें, चाहे प्रतिपादक कहें, या आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कहें, उत्तर होगा फ्रेडरिक रेडजेल। तो प्रश्न वही है, रिपीटेशन बार बार आप देखिए इन प्रश्नों का हो रहा है, तो ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इनको ध्यान में रखना होगा। अब मॉडल पेपर हम देखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो पाए, लेकिन मॉडल पेपर हमारे सामने थे, तो उन्हीं में से हम देखते हैं
2021 के मॉडल पेपर के रूप में अगर हम देखें तो देखिए प्रश्न निकल के आता है, संभववाद की नींव किसने रखी? तो संभववाद की नींव फ्रांसीसी विद्वान पॉल विडाल डी ला ब्लाश ने रखी थी। ब्लाश यानी इसका उत्तर होगा। फिर आगे देखिए, मानव भूगोल के 5 उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो उप क्षेत्रों के नाम पूछे, क्षेत्र उप क्षेत्रों के नाम। अन्य प्रमुख प्रश्न है बच्चों ये आपको बता दें क्योंकि इस प्रथम अध्याय से संबंधित कौन कौन से प्रश्न और बन सकते हैं, इस पे थोड़ी सी एक बार नजर हम डाल रहे हैं ना। मानव भूगोल के 5 उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो देखिए, मानव भूगोल के 5 उप क्षेत्रों में संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, निर्वाचन भूगोल जो राजनीतिक उसमें आता है, राजनीतिक उसमें भूगोल में, फिर है सांस्कृतिक भूगोल एवं ऐतिहासिक भूगोल शामिल है। इस तरीके से आपके उसके उत्तर देने होंगे। दूसरा, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित शब्द पे मैंने विशेष जोर दिया था जब हम अध्याय पढ़ रहे थे। तो कौन है इसके, ये कथन किसने दिया था? ये दिया था फ्रेडरिक रैटजेल ने। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने उसमें भी आपको बताया था। आगे, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, भूगोल की बात कर रहे हैं, भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। फिर हिकेटियस को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, हिकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखा था, इसी कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन एकदम व्यवस्थित रूप से उन्होंने दुनिया के सामने भूगोल को प्रस्तुत किया, अतः इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। आगे एक्स्ट्रा प्रश्न में हम देखेंगे, किस विचारधारा में प्रकृति को प्रधानता दी गई? ध्यान में होगा शायद आपको, निश्चयवाद यानी जिसे हम कहते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद में प्रकृति को हमने प्रधानता दी थी। अगले में, निम्नलिखित में से जो मानव भूगोल का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए, जलवायु विज्ञान नहीं है। जलवायु विज्ञान भौतिक से संबंधित हो गया ना बच्चों। जनसंख्या भूगोल का अध्ययन होता है, कृषि भूगोल का होता है, नगरीय भूगोल का, लेकिन जलवायु भूगोल जो है वो भौतिक भूगोल का भाग है, अतः ये इसका मानव भूगोल का अंग नहीं है। फिर रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। रैटजेल के अनुसार तो देखिए, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। ये रैटजेल के द्वारा देखिए वापस आए ना, तो देखो संश्लेषित शब्द जो है, आप बच्चों जब इसे कनेक्ट कर लेंगे रैटजेल से तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। रैटजेल ने यह परिभाषा अपनी पाठ्य पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में दी। उन्होंने पार्थिव एकता पे जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभावों का वर्णन किया था। तो ये इस प्रकार से इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो इस पाठ से निकलते हैं, यानी पाठ्य पुस्तक के अलावा कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। और फिर है आखिरी, हम इस प्रश्न को देख रहे हैं, ये बड़े प्रश्न के रूप में बच्चों आ सकते हैं या फिर छोटे प्रश्न के रूप में आए तो हम इसको छोटे रूप में भी प्रस्तुत कर देंगे, लेकिन एक बार बड़े प्रश्न के रूप में हम इसको देख लें। मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। प्रकृति यानी मानव भूगोल का जो बेसिक नेचर है, यानी क्या किस चीज का अध्ययन उसमें होता है, तो उसके बारे में है। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत जटिल एवं विस्तृत है। मानव भूगोल मानव की केंद्रीय भूमिका का अध्ययन करता है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, देखिए पृथ्वी पर मानव निर्मित जो भी दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। इसी कारण
मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु के रूप में रहते हैं। मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिकी समायोजन व क्षेत्रीय संगठन का अध्ययन पर केंद्रित रहता है। पृथ्वी पर रहने वाले मानव के जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण के उपयोग का अध्ययन व वातावरण में किए गए बदलावों का अध्ययन मानव भूगोल का आधार है। यानी छोटे रूप में, यानी शॉर्ट रूप में हम इसे कहें, सारांश हम इसे कहें तो ये कहा जा सकता है कि मानव भूगोल मानव व वातावरण के जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय भूमिका के रूप में रखकर किया जाता है। यानी मानव उसका अध्ययन का केंद्र है। तो ये इस तरीके से इसका उत्तर रहेगा। अब हम इससे संबंधित, इन प्रश्नों से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो आप उस समस्या का समाधान हम आपके मतलब आपके लिए आपके समक्ष हम हमेशा रहेंगे तैयार। कोई भी समस्या है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आगे हम अपने अगले अध्याय को लेकर नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रस्तुत होंगे। ध्यान में रखिए। तो आप इस एक चीज और, आप बच्चों के लिए ही हमने इस चैनल को शुरू किया है, इसीलिए आपसे ये निवेदन है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके आपके जो नाम है, यानी इसमें चैनल का ज्योग्राफी क्लासेस बाय डॉक्टर रेखा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आसानी रहे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।